हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। ठीक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में हमें क्या पढ़ना है कि देखो, एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आप जाइए और वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको फिर भी स्टार्ट नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स आएंगे मैम ब्लैक बोर्ड पे बनाइए, तो ब्लैक बोर्ड पे वी आर हेयर। ठीक है, तो जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है और जो आपने पढ़ी थी कौन सी, थर्मोडायनेमिक। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक क्या होती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक जो होती है वो एक ब्रिज का काम करती है क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में। तो जो आप दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, बीएससी के 5th सेमेस्टर तक आप क्या पढ़ चुके हैं कि क्वांटम क्या होती है और आपकी थर्मोडायनेमिक क्या होती है। तो क्वांटम जो होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, यानी स्मॉल स्केल पे एक्सप्लेन करती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। तो क्वांटम जो होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है और थर्मोडायनेमिक जो होती है आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है और जो आपकी क्वांटम होती है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। तो क्वांटम में हमने पढ़ा था जहां पर हेजनबर्ग है, आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स हम पढ़े, तो सारी क्या चीज हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम सारी बल्क प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो वो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो ये स्टैटिस्टिकल बीच में क्या कर रही है, स्टैटिस्टिकल क्या कर रही है, ब्रिजिंग का काम कर रही है बिटवीन क्वांटम एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स क्या बताएगी, आपकी सारी प्रॉपर्टीज बताएगी, बल्क प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, ये आपकी क्या बताएगी, बल्क प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगी ऑन स्टडिंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ऑन स्टडिंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो जो आपके माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को ये स्टडी आउट करके क्या बताएगी, आपको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक किस तरह बिहेव कर रही है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक ब्रिजिंग का काम करे थर्मो एंड क्वांटम के बीच में। तो ये स्टैटिस्टिकल दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगी, कौन सी, बल्क प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करेगी ऑन स्टडिंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यानी आपकी जैसे बिल्डिंग है बहुत बड़ी, आपकी क्या होती है, बहुत बड़ी आपकी मान लो बिल्डिंग है, उसमें क्या छोटे छोटे रूम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या आपके माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्या करती है, आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करिए, यानी पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगी। पहले छोटे छोटे जो आपके कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो आपके सिस्टम्स हैं, उनकी स्टडीज को वो डिस्कस करेगी, यानी इन पार्टिकल्स की जो भी आपके पास ये सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो भी हैं, तो ये जितने भी आपके सिस्टम्स हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब की क्या आएंगे हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज। और टोटल प्रॉपर्टी किसकी होगी, बल्क प्रॉपर्टी, यानी आपके पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी हमारे पास। समझ रहे हो मेरी बात, दैट मीन्स जो स्टैटिस्टिकल है वो आपकी पूरी बिल्डिंग की, आपके पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगी ऑन स्टडिंग स्मॉल स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। जो आपके माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं, देखो कोई लार्ज सिस्टम है उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम होंगे, तो माइक्रो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगी एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो ये जो स्मॉल स्मॉल सिस्टम्स हैं इनकी स्टडीज करेगी वो, और क्या दे देगी, बल्क प्रॉपर्टीज दे देगी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि स्टैटिस्टिकल में हो क्या रहा है। तो स्टैटिस्टिकल की फर्दर हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल की हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है क्लासिकल स्टैटिक्स, क्लासिकल स्टैटिक्स ए टाइप। बी टाइप हमारे पास हो जाएगी क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स है। ठीक है, तो अब स्टैटिक्स की हमारे पास क्या है, टू टाइप्स है। एक तो हमारे पास क्लासिकल स्टैटिक्स है, दूसरी हमारी क्वांटम स्टैटिक्स है। क्लासिकल मीन्स पुरानी स्टैटिक्स, क्वांटम मीन्स आपकी क्या है, न्यू स्टैटिक्स है। इसको मॉडर्न भी कहा जाता है, मॉडर्न स्टैटिक्स भी से कहा जाता है। तो आपकी जो क्वांटम वाली स्टैटिक्स है दैट इज न्यू है, तो इसको मॉडर्न स्टैटिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लासिकल स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, मैक्सवेल स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बोस स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, और एक हमारे पास है फर्मी डिरेक, फर्मी डिरेक स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, और ये हमारे पास हो जाएगी फर्मी डिरेक स्टैटिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया है कि हमारे पास दो तरह की स्टैटिक्स होती हैं। क्लासिकल स्टैटिक्स यानी पुराने वाली स्टैटिक्स, नई वाली कौन सी है, क्वांटम स्टैटिक्स। इसको हम मॉडर्न भी बोलते हैं, नई वाली है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे
ऊपर वाले में क्या पढ़ेंगे, पुरानी ज्ञान से कौन सी हमारी मैक्सवेल स्टैटिक्स हो जाएगी, और जो हमारी न्यू है उसमें हम पढ़ेंगे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स पढ़ेंगे और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स पढ़ेंगे। ये हमारे पास दो स्टैटिक्स के टाइप्स हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं जो इनको स्टडी आउट करेंगे। ठीक है, अब हम देखो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप वैसे पढ़ सकते हैं, बुक से भी जा सकते हैं आप। देखो मैं बेसिकली जो है CRSU का सिलेबस एक्सप्लेन कर रही हूँ सारा का सारा। ठीक है, तो आप इसके सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको स्टैटिक्स समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स किस टाइप के होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल साइज के पार्टिकल्स या लार्ज साइज के, उसके बेस पे। ठीक है, अब हमारे पास पार्टिकल्स के टाइप्स हैं। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हमारे पास हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हमारे पास है ए टाइप। बी टाइप हमारे पास क्या हो जाएगी, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हमारे पास है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो अब हमारे पास क्या है, टू टाइप्स के हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है और दूसरे हमारे पास है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स वो है जिनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये ब्लैक मार्कर है, ये रेड मार्कर है, क्या आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो? ऑफ कोर्स, दिस इज रेड, दिस इज ब्लैक। तो आप इजीली रेड और ब्लैक को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दैट मीन्स दे आर द डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो आप इनको क्या कर पा रहे हो, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, तो आपके डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल कौन से होंगे, जिनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जैसे ब्लैक ब्लैक है, दोनों के आपके ब्लैक पार्टिकल्स हैं, तो दोनों का आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्योंकि डिफिकल्टी आएगी, दोनों में सिमिलैरिटी है। तो ये हो गया आपके डिस्टिंग्विशेबल और ये हो गया आपके इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो डिस्टिंग्विशेबल को आपको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो ये फॉलो करेंगे मैक्सवेल स्टैटिक्स को। मैक्सवेल स्टैटिक्स हमने आपको अभी बताया, आपको मैक्सवेल स्टैटिक्स को आप क्या करोगे, इसमें डिस्कस आउट करोगे। सेकंड, जो आप डिस्टिंग्विशेबल है जिसको आप सेपरेट आउट कर पा रहे हो, तो उसमें अनसर्टेनिटी कोई लगेगी नहीं। दूसरी, पहला तो वही होगा, क्लासिकल को भी ये फॉलो करेगा, क्लासिकल स्टैटिक्स को भी ऑफ कोर्स फॉलो करेगा क्योंकि बोर्ड मैक्सवेल को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्लासिकल स्टैटिक्स पढ़ी थी हमने, क्लासिकल स्टैटिक्स में ही हमारे पास मैक्सवेल स्टैटिक्स था। ठीक है, तो ये मैक्सवेल को फॉलो कर रहे हैं, साथ में क्लासिकल तो करेंगे ही। ठीक है, दूसरा डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो होते हैं वहां पर लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी अप्लाई नहीं होती है। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी इसलिए अप्लाई नहीं होती है क्योंकि सारी चीजें हमारी कंफर्म्ड हैं। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, अभी लार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो इजीली, इसलिए यहाँ पर जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। क्योंकि स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, माइक्रोस्कोप ये वो उन चीज़ों से आप क्या करना पड़ेगा, उनको सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन डिस्टिंग्विशेबल जो पार्टिकल हैं, जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स, उनको आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कौन से होंगे, लार्ज साइज वाले पार्टिकल्स होंगे। दूसरा, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपने क्वांटम में पढ़ा होगा कि अनसर्टेनिटी का लॉ क्या होता है। देखो वहाँ पे क्या होता था, पोजीशन और मोमेंटम जो होता था उनको हम एक साथ मेजर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक को मेजर करते दूसरी चेंज हो जाती थी। यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स की पोजीशन को हम मेजर कर सकते हैं, यानी पार्टिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी जैसी तो कोई बात ही नहीं है, मतलब सब कुछ सर्टेन है, प्रोबेबिलिटी हमारी 100% है। अनसर्टेनिटी जो होती है वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्टिकल्स को, यहाँ हमें नहीं पता कि कितना पार्टिकल्स हैं, कहाँ पार्टिकल है, कैसे पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हम सेपरेट कर पा रहे हैं कि इतने पार्टिकल ऐसे हैं, इतने पार्टिकल ऐसे। जब हम सेपरेट कर पा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता पा रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी किस बात की, यानी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, 100% प्रोबेबिलिटी है हमारे इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए डिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल्स। जो हमारे इनडिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल्स, मतलब ये बोल सकते हो ये क्वांटम को फॉलो नहीं करते हैं, क्वांटम जो हमने पढ़ी है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हमने क्लासिकल स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, क्वांटम एक अलग टाइप है, उसको कैसे फॉलो करेंगे। तो क्वांटम के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी तुमने क्वांटम में पढ़ा वो डिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल्स पे नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी तुम्हें याद होगा क्वांटम में हमेशा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही क्वांटम स्टडी की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स आपके लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं जो क्लासिकल स्टैटिक्स में, मैक्सवेल स्टैटिक्स में पढ़ी जाती है। उसके बाद इनडिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इनडिस्ट्रीब्यूशेबल जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो इनडिस्ट्रीब्यूशेबल पार्टिकल कैसे होंगे, स्मॉल साइज के पार्टिकल है जिनको आप इनडिस्ट्रीब्यूट
डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो तो ये किसको फॉलो करते हैं, क्वांटम को फॉलो करते हैं, क्योंकि क्वांटम में ही हम स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को पढ़ते थे। तो ये किसको फॉलो करते हैं, क्वांटम को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी भी लगेगी यहाँ पे, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी भी यहाँ पे अप्लाई होगी। दूसरा क्या है, ये तो काफी हो गया इतना, तो जो इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स होते हैं उन इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स को सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स है और स्मॉल साइज के पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम क्वांटम में स्टडी आउट करते थे, वहां पर लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी लगाते थे, क्योंकि चीजें सर्टेन नहीं है तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स की, हमें टाइप्स पढ़नी है। इनडिस्ट्रीब्यूशनल के टाइप्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसेम्बल्स के, हमारे पास एनसेम्बल कौन कौन से होते हैं। इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स, इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स, इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल फर्दर दो टाइप के हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बोस पार्टिकल्स होते हैं और फर्मी पार्टिकल्स होते हैं। फर्मी पार्टिकल होते हैं, बोस पार्टिकल, फर्दर हमारे पास टाइप्स हैं इसके। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स हमने पढ़ लिए हैं। इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं, जिनको डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट होता है। दो चीजें, टाइप्स पढ़नी है इसकी, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इनडिस्ट्रीब्यूशनल, बोस इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स एंड फर्मी इनडिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स। तो बोस पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास, बोस पार्टिकल जो होते हैं वो फॉलो करेंगे किसको, बोस आइंस्टाइन को फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो नाम सही है, अब इस इन पार्टिकल्स का नाम बोस क्यों है, क्योंकि बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। फर्मी पार्टिकल्स का फर्मी नाम क्यों है, क्योंकि ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्मी वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, फर्मी डिरैक को फॉलो करते हैं, फर्मी डिरैक, फर्मी डिरैक स्टैटिक्स, फर्मी डिरैक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो इनडिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर हमने टू टाइप्स बताए हैं, बोस है और हमारे पास फर्मी पार्टिकल है। बोस वाले किसको फॉलो करते हैं, बोस आइंस्टाइन को फॉलो करते हैं। फर्मी वाले पार्टिकल फर्मी डिरैक को फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, इसमें जो न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू होती है इनकी क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 हो सकती है, मतलब इंटीजर में होती है। और इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी फ्रैक्शंस में होती है। 3/2 है, 5/2 है, इस तरह फ्रैक्शंस में चलेगी। समझ रहे हो मेरी बात, यानी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू आप एनएमआर में पढ़ चुके हो कि न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। जब आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में से एक आपका ऑड होता है तब आपकी आई की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, अदरवाइज आपकी 0 आती है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में से दोनों में से एक आपका ऑड होना चाहिए। अगर ये ऑड है तो ये आपका इवन हो सकता है, ये दोनों ऑड हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इवन नहीं हो सकते। अगर दोनों इवन होंगे तो आपकी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वो एनएमआर एक्टिव होता था। ये मैं आई की वैल्यू बता रही हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट इज योर न्यूक्लियर स्पिन। ये आपकी क्या होती है, न्यूक्लियर स्पिन होती है आपकी। न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट करने के बारे में बता रही हूँ। दोनों में आपको क्या देखना है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास आपका ऑड हो सकता है, ये आपका इवन हो सकता है, तब भी आपकी क्या आएगी, कुछ ना कुछ आपकी आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपका ऑड है, ये भी आपका ऑड है, तब भी आपकी क्या आएगी, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, 1 2 3 ऐसे कुछ वैल्यूज आएंगी। और ये आपकी फ्रैक्शंस में क्या लिख रही हूँ मैं इसको, दोनों ऑड होती है तब आपकी फ्रैक्शंस में आती हैं, दोनों ऑड होते हैं तब आपकी फ्रैक्शंस में आती है। 1 2 3 से सीरीज चलेगी, 3/2 ऐसे चलेगी। और जब आपकी देखो, अब दोबारा ध्यान से, मैंने पूरा कंप्लीट लिख दिया है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अगर आपका होता है ऑड और ये होता है आपका इवन, दोनों में से एक ऑड होना चाहिए, दोनों में से एक ऑड होता है तब आपकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू आती है 1 2 3, मतलब इंटीजर्स में आएगी। अगर आपकी दोनों ऑड होती हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ही आपके क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तब आपकी आई की वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शंस में आएगी। इसमें एग्जांपल ले लेना आप, हाइड्रोजन का ले लेना एग्जांपल। हाइड्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, फ्रैक्शंस में होती है। और इसकी ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है ये क्या हो जाएगा, फर्मी को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है हमारी, हाफ है फ्रैक्शंस में। और ये कौन से हो जाएंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन एटम हो जाएगी,
ये हो जाएगी ऑड इवन होते हैं। अगर आपके दोनों इवन होते हैं, जैसे आपकी ऑक्सीजन एटम होती है, ये क्या होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन होते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों आपके इवन होते हैं, इसलिए आई की वैल्यू उसमें 0 होती है। एग्जांपल कार्बन भी हमारे पास है, कार्बन में 6 और 12 होते हैं, दोनों आपके इवन होते हैं, तो ये भी इसमें क्या होती है, आई की वैल्यू 0। ये मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि कब 0 आएगी, कब 1 आएगी और कब आपकी फ्रैक्शंस में आएगी। तो ये फ्रैक्शंस में आ गई हमारे पास। इसका एग्जाम्पल हो गया है हाइड्रोजन। जो आपकी हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, आपकी फर्मी डायरेक्ट को फॉलो करती है, यानी हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होते हैं, हमारे फर्मी पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे फर्मी पार्टिकल्स होते हैं। और बाकी जो होते हैं हमारे, जैसे हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन एटम होगी, हमारे पास कार्बन एटम होगी है, नाइट्रोजन एटम हो गए हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, बोस टाइप वाले पार्टिकल्स होते हैं। बोस आइंस्टाइन को फॉलो करेंगे, बोस पार्टिकल्स ये कहा जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने कैसा पार्टिकल्स को डिवाइड कर दिया है। जिन पार्टिकल्स की फ्रैक्शंस में न्यूक्लियस स्पिन की वैल्यू जिसकी फ्रैक्शंस में आती है वो फर्मी पार्टिकल्स होते हैं और वो फर्मी डायरेक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन मैंने एग्जांपल लगाते हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों आपके ऑड होते हैं। दोनों ऑड होने की वजह से आपकी जो न्यूक्लियस स्पिन वैल्यू आती है आपकी फ्रैक्शंस में आती है। ठीक है, ये मैंने टाइप्स बता दिए कौन कौन से हो गए हैं आपके। ये था न्यूक्लियस स्पिन वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जो आप भूल गए तो मैंने फिर भी बता दिया है। दूसरी बात देखो, जैसे हमारे पास ए टाइप का पार्टिकल है, हमारे पास बी टाइप का पार्टिकल है, ये ए टाइप का है, ये बी टाइप का पार्टिकल है। इसका वेव फंक्शन 1 है, इसका वेव फंक्शन 2 है, दोनों के क्वेश्चन चेंज कर दिए, 2 यहाँ पे आ गए, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इनके जो वेव फंक्शंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं अगर आप पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज करते हो तो। ये बात समझो, मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर कि देखो, पहले देखो लेफ्ट में हमारे पास psi1 का पार्टिकल है। psi1 क्या होती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, मतलब इस पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, ये क्या होगी, psi1। इस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, दैट इज psi2 होगी। मतलब psi1 psi2 से हमने इनकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया है। पोजीशन चेंज कर दी, psi2 पार्टिकल को इधर ले आए, psi1 पार्टिकल को इधर ले आए, तो आपके पास क्या होगी, आप पोजीशन चेंज हो गई है। psi2 पार्टिकल यहाँ पे आ गया और psi1 पार्टिकल यहाँ पे। लेफ्ट में क्या था, psi1 था, अब क्या हो गया है, लेफ्ट में psi2 पार्टिकल। मतलब दोनों के सिंपल वर्ड्स में बोले कि दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। जो लेफ्ट में था राइट में चला गया, राइट वाला आपका लेफ्ट में चला गया है। तो इनकी पोजीशन चेंज करने के बाद भी, क्या बोल रही हूँ मैं, पोजीशन चेंज करने के बाद भी इनकी जो वेव फंक्शन होता है, पोजीशन चेंज करने के बाद जो इनका एक्सचेंज ऑफ वेव फंक्शन होता है वो आपका सेम होता है, दैट इज इक्वल टू का साइन है। ये आपका क्या होता है, सेम होता है। पहले पोजीशन हमारे पास क्या थी, 1 2 थी, और पोजीशन क्या है हमारे पास 2 1 है। यानी पहले पोजीशन में लेफ्ट में पार्टिकल था आपका, यानी फर्स्ट पार्टिकल आपका लेफ्ट में था, सेकेंड आपका राइट में था। ठीक है, ये वेव फंक्शन आया था, दोनों का वेव फंक्शन आया हमारे पास। ठीक है, दोनों का वेव फंक्शन क्या था हमारे पास, लेफ्ट में हमारा psi1 फर्स्ट पार्टिकल था और राइट में हमारा सेकंड पार्टिकल। हमने पोजीशन को चेंज किया, सेकंड पार्टिकल आगे आ गया, फर्स्ट पार्टिकल आपका पीछे चला गया, तो उसका ये वेव फंक्शन है। तो दोनों वेव फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वेव फंक्शन। ये क्या है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ वेव फंक्शन। एक्सचेंज ऑफ वेव फंक्शन, यानी वेव फंक्शन को हमने एक्सचेंज कर दिया, तब भी हमारे दोनों वेव फंक्शंस जो है वो हमें सिमेट्रिक मिलते हैं। लेकिन इसमें अगर हम पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज कर दें, psi1 था हमारे पास, ये psi2 था, इनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी दोनों पार्टिकल्स की, तो जो इनका 1 2 वेव फंक्शन था वो हमारा क्या मिलता है, एंटी सिमेट्रिक मिलता है। यानी हमने पोजीशन को चेंज कर दिया, दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे पास वेव फंक्शन था, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स का वेव फंक्शन, पहले पोजीशन थी 1 की फर्स्ट पे थी, सेकंड की सेकंड पे थी। अब हमने क्या किया, सेकंड पार्टिकल को हम आगे ले आए हैं और फर्स्ट को हम पीछे ले गए हैं। तो सेकंड पार्टिकल आगे, फर्स्ट पार्टिकल का पीछे हो जाएगा। तो जब हम दोनों की पोजीशन, दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो जो एक्सचेंज ऑफ वेव फंक्शन आता है वो हमारा क्या आता है, एंटी सिमेट्रिक। दैट मींस ये आपका क्या है, नेगेटिव है, इसको क्या बोलते हो आप, एंटी सिमेट्रिक। जब भी नेगेटिव साइन दिखेगा उसको क्या बोलोगे आप, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ये बोल सकते हो कि पहले हमारे पास कोई पार्टिकल जो था वो एक्स डायरेक्शन में था, उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी है तो वो -x में चला गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो सिंपल वर्ड्स में। किसी पार्टिकल को हम, देखो ये पहले हमारे पास psi2 जो है राइट में था, अब लेफ्ट में आ गया है। ठीक है, ये पहले किधर था हमारे पास, अगर आप डायमेंशंस ड्रॉ करोगे, सबसे पहले अगर डायमेंशन ड्रॉ करना चाहते हो, अगर ये हमारे पास +y में है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये -y में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -y में हो जाएगा। यानी जो सेकंड वाला पार्टिकल है पहले +y में है, अगर वो लेफ्ट में लेकर आओ तो -y में हो जाएगा। तो वही सिस्टम है यहाँ पे, आप पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो जो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स करने के बाद जो आपका वेव फंक्शन है वो क्या मिलता है आपको, सेम नहीं मिलता है। किसमें, फर्मी पार्टिकल्स। तो फर्मी पार्टिकल्स में जो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज
एंटी सिमेट्रिक होते हैं। दूसरी बात मुझे जो बतानी है सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज कि जो आपके बोस आइंस्टाइन के पार्टिकल्स होते हैं, बोस आइंस्टाइन के पार्टिकल्स जो होते हैं एक एनर्जी लेवल में 2 से ज़्यादा भी फिट किए जा सकते हैं, और इसमें पार्टिकल सिर्फ एक ही आएगा, एक एनर्जी लेवल में एक ही पार्टिकल आएगा, दैट इज द सिंपल थिंग। ठीक है, यानी जो बोस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी लेवल्स में एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक तो होगा ही, हर एक एनर्जी लेवल में एक पार्टिकल तो होता ही है, एक से ज़्यादा भी पार्टिकल्स हो सकते हैं किसमें, बोस वाले, यानी बोस आइंस्टाइन वाले जो हम पढ़ रहे हैं, बोस वाले पार्टिकल्स जो है एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं एक एनर्जी लेवल में। लेकिन जो आपके फर्मी डायरेक्ट वाले पार्टिकल्स होते हैं वो एक एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, एक से ज़्यादा एक भी पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज योर इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो ये आपके क्या हो गए, फर्दर 2 टाइप्स हो गई हैं इसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में वो है आपके एनसेम्बल्स। ठीक है, वो क्या है आपके एनसेम्बल, जिसकी फर्दर टाइप्स भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितना टाइम का हो गया है वीडियो।